Good morning, friends. This is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the MCQs from the best sources, that is PIB, The Hindu, and Indian Express. This is an initiative by Questlink IAS, and today on 31st July 2026, Friday, we will be discussing today's 5 MCQs. And the first MCQ is from Polity. Consider the following statements regarding the Mahanadi River water dispute. Number 1, the Mahanadi Water Dispute Tribunal MWDT was constituted under the Interstate River Water Dispute Act 1956 to adjudicate the dispute among the basin states. Number 2, the Mahanadi River originates in Chhattisgarh and drains into Bay of Bengal through Odisha. Which of the above statements is or are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. C, both 1 and 2. D, neither 1 nor 2. Now you can pause this video and attempt this question on your own. After 3 seconds, we'll move to explanation and solution. इससे पहले कि सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन पे जाएं, हम इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बन पाए तो सही। तो ऐसे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी महानदी रिवर के बारे में है और महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। तो ये सही लग रहा है और सही है। टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट अमंग द बेसिन स्टेट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। और महानदी रिवर ओरिजिनेट्स इन छत्तीसगढ़ एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू उड़ीसा। तो ये वाला हो सकता है कि आपको याद आ रहा हो उस समय या ना आ रहा हो, लेकिन महानदी ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर है तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी पता है फिर भी आप 50-50 पे आराम से पहुंच रहे हैं। कैसे? ये पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट, और ये वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी ये गेसेबल है कि गेस किया जा सकता है इसको। तो उस हिसाब से एक अगर सही है तो सी और डी तो एलिमिनेट हो जा रहा है। 50-50 पे आप आराम से पहुंच जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ए और सी के साथ इनमें से किसी को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी सही है और आंसर है सी। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है अभी रिसेंटली क्या किया, उन्होंने एग्री किया है टू इंटेंसिफाई डायलॉग एंड टेक्निकल कंसल्टेशन टू रिजॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग महानदी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। तो वो जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके लेके जो है कि टॉक्स को और इंटेंसिफाई किया जा रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के द्वारा, ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल पाए। और महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंटर इन 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और ये उसी एक्ट से किया गया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। और इट एडजुडिकेट्स द महानदी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 उस हिसाब से करेक्ट था। और महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल ऑफ बस्तर प्लेटू इन धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, फ्लोज थ्रू उड़ीसा for most of its course and finally empties it into Bay of Bengal। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये रिवर महानदी बहती है और ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल से। इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मैप भी मिलेगा। और सी आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हुआ। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे देखें तो इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक पे शिवनाथ, हसदेव और मांद ये हैं। ये रहा आपका हसदेव, ये मांद और ये है शिवनाथ। ये आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है, ओंग, तेल, जोंक। तो ये हो सकता है कि आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि ओंग, जोंक इस तरह के नाम जो है नॉर्थ ईस्ट में हो, लेकिन नहीं, ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी राइट बैंक। और मेजर डैम्स जो है महानदी में कौन कौन से, तो हीराकुड डैम है, रवि शंकर सागर डैम है, गांगरेल डैम भी इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में, और दुधवा डैम है छत्तीसगढ़ में। ये रहा आपका महानदी का मैप जो कि छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होके उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ओके, ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया था, ये द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया था। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, ये होलिस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आर्ट एंड कल्चर से है। ये गुरु रविदास के बारे में है, क्योंकि उनकी 350th
बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है ऐसे, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. Guru Ravidas, often regarded as one of the foremost bhakti saints, preached devotion to formless God while advocating social equality and the dignity of labor. Which one of the following concepts is most closely associated with his vision of an ideal state, ideal society? तो एक तरह से उनका जो यूटोपिया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ये अगर आपको पता है तो सही है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन से भी आप बनाने का ट्राई कर सकते हैं. ऑप्शन है ए राम राज्य, बी बेगमपुरा, सी धर्म चक्र, डी सर्वोदया. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उससे पहले हम इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग पे या फिर एलिमिनेशन मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप देखें तो ये गुरु रविदास के बारे में पूछ रहा है कि उनके लिए आइडियल सोसाइटी क्या थी. अब ये राम राज्य और सर्वोदय ये दोनों गांधी जी के कॉन्सेप्ट, महात्मा गांधी के, तो ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए. और धर्म चक्र ये सुन के ये लग रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन ये इस तरह का बुद्धिज्म से रिलेटेड ये लग रहा है, तो ये भी चला गया. आप आंसर पे एलिमिनेशन के मेथड से भी पहुंच सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता है. तो ये बी आंसर है इसका, बेगमपुरा. और बेगमपुरा एक यूटोपियन सोसाइटी है, गुरु रविदास ने इमेजिन किया था. कबीर दास भी इसके बारे में मतलब कि बेगमपुरा को आइडियलाइज करते थे. और ये रहा आपका गुरु रविदास वॉज रिसेंटली इन द न्यूज एज पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कॉमेमोरेटिव इवेंट्स अहेड ऑफ 650th birth anniversary. Ram Rajya is associated with ideal rule of Lord Ram and later popularized by Mahatma Gandhi. Begumpura, city without sorrow, represents Guru Ravidas' vision of society free from caste, poverty, oppression and discrimination, where all people enjoy equality, dignity. धर्म चक्र जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, सर्वोदय भी महात्मा गांधी का था, तो बेगमपुरा ही है जहाँ पे कास्टलेस होगा, पॉवर्टी नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसलिए बी आंसर है. और ये आर्टिकल लिया कहाँ से गया, देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. एज पार्टीज रश टू ऑनर गुरु रविदास रिविजिटिंग हिज लेगेसी ऑफ दलित रेजिस्टेंस. आप इसको पढ़ भी सकते हैं ऐसे, इससे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो हमने निकाल लिया है. क्वेश्चन नंबर 3 ज्योग्राफी का है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड by an extremely intense and localized rainfall event, in which at least 10 centimeters of rainfall within 1 hour over an area of about 20 to 30 square kilometers, often resulting in flash floods and landslide. Option A cloud burst, B downburst, C heat burst, D thunderstorm. Ab you can pause this video and attempt this question. We'll pause for 3 seconds. Then we'll move to solution and explanation. But before that, we'll try to tackle this question based on general understanding and elimination method. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है. IMD जो है किसी डेफिनेशन, IMD द्वारा दी गई डेफिनेशन है एक्सट्रीमली इंटेंस और लोकलाइज्ड रेनफॉल, मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र और लोकलाइज्ड एक ही जगह पे रेनफॉल होगा, और एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर रेनफॉल विद इन आवर. एक घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जा रहा है, सोच रहे हो आप. और ये 20-30 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होता एरिया. इसके कारण फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड भी आते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से ये डाउन ब्रस्ट तो पता नहीं, ऐसे ही कुछ मेड अप टर्म लग रहा है, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा ज्योग्राफी में. नंबर सी हीट बर्स्ट, हीट बर्स्ट ही नहीं होगा. यहाँ पे इतना ज़्यादा 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है तो हीट बर्स्ट क्यों होगा. और तो ये दोनों ऑप्शन तो बिना कुछ सोचे भी, ज़्यादा टाइम दिए भी एलिमिनेट हो जा रहा है. और ए और डी में से मतलब कोई प्रोबेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ आंसर ए है. लेकिन 50-50 पे तो आप आराम से पहुँच जा रहे हो, और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये भी थंडरस्टॉर्म भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है और ये एक्सट्रीमली इंटेंस, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो थंडर स्टॉर्म से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. और आंसर ए पे आप आराम से पहुंच जाओगे, इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट. ये रहा आपका आंसर ए. द IMD रिसेंटली क्लैरिफाइड द हैवी रेनफॉल इवेंट इन असम एंड नागालैंड डिड नॉट क्वालिफाई एज क्लाउड बर्स्ट अंडर
इट्स ऑफिशियल क्राइटेरिया। तो IMD, ये न्यूज़ में क्यों भाई, क्योंकि IMD ने बोला कि असम और नागालैंड में जो अभी हैवी रेनफॉल हुआ है और जिसके कारण कि एक जगह एक आर्टिकल भी आया था कि इन 112 ईयर्स इट्स द वर्स्ट फ्लड। तो इतना साल बाद जो इतना एक्सट्रीम फ्लड आया है, जो एरियाज पहले फ्लड अफेक्टेड नहीं थे उन पे भी फ्लड आ गया है। लेकिन फिर भी ये क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि जो भी क्राइटेरियाज हैं कि 20 से 30 किलोमीटर के अंदर हो स्क्वायर किलोमीटर के और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सिर्फ 1 घंटे के अंदर, तो ये क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अगर जहाँ भी क्लाउड बर्स्ट होता है तो वहाँ क्या होता है कि फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड्स और डेबरी फ्लोज, इस तरह की मतलब कि चेन इवेंट्स, मतलब डोमिनो इफेक्ट में ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज बारिश होगी और अगर वो हिली एरिया है तो वहाँ तो लैंडस्लाइड होना ही है, डेबरी फ्लो और ट्रिगर फ्लैश फ्लड्स तो प्लेन एरिया में भी हो सकता है। अब देखो जो ऑप्शन सही नहीं थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है यहाँ। डाउन बस्ट जो है क्या, पावरफुल डाउनवर्ड करंट ऑफ एयर फ्रॉम थंडरस्टॉर्म, तो ये एयर का डाउनवर्ड करंट है, ठीक है। और हीट बस्ट क्या है, रेयर इवेंट इन्वॉल्विंग सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ड्यू टू सिंकिंग एयर फ्रॉम डिकेइंग थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म जब डिके करता है उस समय हीट बस्ट आता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अचानक से बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। थंडरस्टॉर्म जो है इज कन्वेक्टिव वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर, लाइटनिंग, रेन। तो थंडर, लाइटनिंग और रेन ये तीनों जो है कि और गस्टी विंड्स, इट डज नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई द IMD क्राइटेरिया ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो इन चारों चीज़ों के जो उसमें नहीं थे इसलिए वो क्लाउड बर्स्ट था और थंडरस्टॉर्म नहीं था। अब ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, ये आर्टिकल है द हिंदू का, जिसमें कि ये रहा उसका हेडलाइन, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन का है, एक्सप्लेन सेक्शन द हिंदू का बढ़िया होता है, ये आप जरूर पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इकोनॉमी का है, और यहाँ इकोनॉमी छूट गया है लिखना, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ देता हूँ मैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। इसको गवर्नेंस का भी मान सकते हैं, इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों में से किसी भी टॉपिक में आ सकता है। ये रेरा वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय ड्राइविंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिराइविंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये कंकरेंट लिस्ट से लिया गया है इसका एक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए अथॉरिटी। ये पहला स्टेटमेंट है। प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिफोर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बुकिंग और सेलिंग इट। रेरा applies only to projects developed by government agencies. Which of the above statements either are correct? A 1 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3। अब इसमें क्या है कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से। बाकी 3 सेकंड बाद हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि कोई एलिमिनेशन मेथड लग जाए या फिर कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग से ये बन पाए तो बन पाए, ठीक है। अब पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, रेरा वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय डिराइविंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट से लिया गया था है, और ये रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो रियल स्टेट कंकरेंट लिस्ट नहीं है। और ये अगर आपको पता है तो आपको पता चल सकता है कि पहला स्टेटमेंट सही है। प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिफोर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बुकिंग और सेलिंग इट। तो मार्केटिंग और बुकिंग करने से पहले प्रमोटर्स को परमिशन लेनी पड़ेगी और रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये तो सही ही होगा, क्योंकि रजिस्टर तो करना पड़ ही सकता है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के फिर वो फर्जी धंधा या फिर कुछ किसी को चीट कर सकते हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। रेरा अप्लाइज ओनली टू द प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो ऐसा थोड़ी है, मतलब रियल एस्टेट जो सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी उसी पे अप्लाई होगा, ऐसा थोड़ी। फिर वो कानूनी क्यों बना रहे, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेगी। तो ये एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ही रेरा बनाया गया है। तो ये तीसरा एलिमिनेट हो जाता है हमारा, और आंसर हमारा बी आ जाता है। इस क्वेश्चन को इजियर साइड पे मान सकते हैं।
इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर बी है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिसेंटली highlighted measures taken to strengthen the implementation of Real Estate Regulation and Development Act 2016 RERA, including improving project registration, dispute resolution and protection of home buyers' interest. RERA was enacted to promote transparency, accountability and consumer protection in the real estate sector while safeguarding the interest of home buyers. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट क्यों सही था। ऑल्दो लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 18, लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट इनैक्टेड रेरा बाय डिराइविंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस फ्रॉम एंट्री 6, 7 and 46 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, लेकिन रेरा के लिए जो है एंट्री 6, 7, 40 कंकरेंट लिस्ट का इस्तेमाल किया गया। और एंट्री 6 में क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, 7 में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक पार्टनरशिप, 46 में क्या है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। अब रेरा क्या करता है, मैंडेट्स द एवरी एलिजिबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर एनी एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग फॉर सेल। तो ये तो मतलब हम उस समय भी डिस्कस किए क्वेश्चन में भी कि ये तो होगा ही, रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा वरना फ्रॉड कर लेगा कोई। रेरा अप्लाइज टू एलिजिबल रियल एस्टेट ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, तो पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, दोनों के लिए ये अप्लाई होता है, इसलिए तीसरा वाला गलत था और आंसर सी था, बी था। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसमें क्या है, ये भी एक नया तरीका का क्वेश्चन आया है जिसमें पहले 2 ही कॉलम्स होते थे, मैच द फॉलोइंग टाइप में। अब क्या हो रहा है कि 3 कॉलम्स दे रहे हैं, ठीक है, और 3 कॉलम्स में आपको डिसाइफर करना है कि, तो ये थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चंस को, और नया कुछ लाने के चक्कर में क्वेश्चंस को कहा जा सकता है कि अननेसेसरीली भी लंबा किया जा रहा है। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये वाला तो आप अवेयर ही होंगे इस तरह के ऑप्शन से। ये ऑप्शन 2023 से शुरू किया है यूपीएससी ने, जिसमें एलिमिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है वो नॉर्मल वाले से, लेकिन फिर भी इसके एलिमिनेशन के अपने तरीके हैं। जनरली देखो, जनरली ये मैं हर समय के लिए नहीं बता रहा हूँ, जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब ये ऑप्शन इधर का उठा के इधर कर देंगे, इधर का उठा के इधर कर देंगे, तो एक्चुअली पेयर्स में गलत होते हैं या सही होता है। ये इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब ये ऐसे वैसे ये थंब रूल नहीं है, लेकिन इस चीज़ से आपके कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और अब देखिए ये क्वेस्म आइलैंड जो है, विथ रेफरेंस टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर 1, क्वेस्म आइलैंड ओवरलुक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड सर्व्स एज अ मेजर Iranian naval and surveillance base. It is located in Persian Gulf. Diego Garcia hosts a major UK-US military base, Bay of Bengal. Great Nicobar Island hosts Indian southernmost point, Indira Point, and lies close to Malacca Strait, Arabian Sea. Socotra Island, known for its unique biodiversity and located near the Gulf of Aden, Yemen. In how many of the above rows is the information correctly matched? A only 1, B only 2, C only 3, all the 4, D all the 4. अब इसमें क्या है कि नंबर 1 जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो ये क्वेस्म आइलैंड, इसमें क्या किया, यूएस ने बॉम्ब कर दिया, यूएस ने बॉम्ब गिरा दिया है, और ये सबसे बड़ा आइलैंड था। इट वॉज द मेजर इरानियन, मतलब लार्जेस्ट इरानियन आइलैंड था, और नेवल सर्विलेंस बेस था उस पर पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। इसका आगे आपको मैप पर फिगर वगैरह सब दिखाया जाएगा। लेकिन अब ये डियागो ग्रासिया और जो ये निकोबार वाला है, ये दोनों नहीं, एक्चुअली ये सही है, ठीक है। तो एक्सचेंज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। डियागो ग्रासिया जो यूके यूएस मिलिट्री बेस को होस्ट तो करता है, लेकिन ये अरेबियन सी में, ना कि बे ऑफ बंगाल में। वही ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और मलक्का स्ट्रेट क्लोज है, ये सब सही बात है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में है, ना कि अरेबियन सी में। ये दोनों एक्सचेंज हुए।
इस हिसाब से ये दोनों हमारा गलत हो जा रहा है और आंसर हो जा रहा है हमारा बी। और फोर्थ सही है, सकोट्रा आइलैंड, सोकोट्रा आइलैंड नोन फॉर इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड लोकेटेड नियर गल्फ ऑफ अडन, यमन के पास है ये। अभी आपको आगे सबका मैप दिखेगा, देखो। ये क्वेस्म आइलैंड जो न्यूज़ में है, ईरान का लार्जेस्ट आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। क्वेस्म आइलैंड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होस्ट इंपॉर्टेंट IRGC नेवल एंड सर्विलेंस फैसिलिटी। उसी पे यूएस ने बॉम्ब गिरा दिया। ये देखो यहाँ मैप में ईरान है, ये रहा क्वेस्म आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ठीक है। और दूसरा क्या था, डियागो ग्रासिया। ये देखो डियागो ग्रासिया, यहाँ पे एक छोटा सा आर्किपेलागो है, मतलब मालदीव्स का पहले पार्ट था, नहीं बाद में फिर क्लेम भी कर लिया है। ये रिसेंटली कुछ साल पहले भी न्यूज़ में था कि यूके ने उससे क्लेम छोड़ दिया है और डियागो ग्रासिया को फिर से लोकेटेड इन चागोस आर्किपेलागो इन इंडियन ओशियन, नॉट इन बे ऑफ बंगाल। ये तो गलत था। यहाँ पे मैप आप देख लो, ये इंडिया है, श्रीलंका, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ डियागो ग्रासिया रहेगी। ग्रेट निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल अंडमान रीजन, नॉट इन रीजन सी। ये तो सही है, मतलब अंडमान आइलैंड ये हो गया, ये देखो निकोबार आइलैंड हो गया। यहाँ आखिरी में इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो कि अभी सबमर्ज हो गया है। इस मैप को भी आप देख लो। अगला जो सोकोट्रा आइलैंड के वाले में, यमन का पास, ये देखो यहाँ सोकोट्रा आइलैंड है, तो ये इरिट्रिया के करीब, सूडान के करीब, लेकिन है ये यमन का हिस्सा, ठीक है। और ये इंडेमिक बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्ल्ड में रिनाउंड है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, इंडियन एक्सप्रेस का। द यूएस अटैक ईरान क्वेल्म आइलैंड एंड वाई द स्ट्रेटजिक आउटपोस्ट मैटर्स। इसको आप जाके पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का बढ़िया आर्टिकल है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और ये अगर आपको PDF और MCQ चाहिए सॉल्यूशन, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा QR कोड, इसको स्कैन कर सकते हैं, ये नाम रहा। अदर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं आप रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।